Good morning students. Today we will start chapter number 1st, electric charges and electric field, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो फिजिक्स में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 हम 12th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। आवेश क्या होता है? देखिए, किसी भी वस्तु के अंदर घर्षण के कारण या उन वस्तुओं को रगड़ने के कारण उनमें किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या कह रहा है ये कि किसी भी वस्तु में घर्षण के कारण, घर्षण तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, रगड़ना 11th में पढ़ के आए हैं हम, घर्षण, फ्रिक्शन, कि घर्षण के कारण आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। और यही गुण जो है क्या कहलाता है बच्चों? आवेश कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश हमारे पास होता है 2 प्रकार का। पहला आवेश होता है धनावेश, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा जो हमारे पास आवेश होगा वो होता है हमारे पास ऋणावेश, मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, कोई भी जो वस्तु होती है उसके अंदर क्या होता है कि घर्षण के कारण आकर्षण का गुण आ जाता है और ये गुण आवेश कहलाता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। फिर क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर समान आवेश है, समान आवेश, तो वस्तु क्या करेगी? वो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, रिपल करती है। और अगर उनमें विपरीत आवेश हैं, कैसे आवेश है बेटा? विपरीत आवेश हैं, तो इनके बीच में हमेशा ये वस्तुएं आपस में एक दूसरे को क्या करेगी? ये वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेगी। ठीक है, क्या मतलब? जैसे मान लीजिए समान आवेश का मतलब ये किसी वस्तु के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी वस्तु पर भी कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। ये 2 वस्तुएं मैंने ली, एक वस्तु का नाम A है, दूसरी वस्तु का नाम B है। तो ये दोनों वस्तुओं पर आप देखो ध्यान से, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। प्रतिकर्षित का मतलब कि ये वाली वस्तु उस वस्तु को देखकर क्या करेगी? दूर भागेगी। ये वाली उससे क्या करेगी? दूर भागेगी, क्योंकि समान आवेश था। समान आवेश में अपन ये वाला डायग्राम भी ले सकते हैं, माइनस वाला। कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज ही हो। कौन सा वाला चार्ज हो सकता है कि दोनों के ऊपर आप देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस स्थिति में भी ये दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। विपरीत आवेश की अगर अपन बात करें, विपरीत आवेश का मतलब मान लीजिए मैंने 2 वस्तुएं ली, एक है A और दूसरी है B। एक वस्तु पर कौन सा चार्ज है? एक वस्तु पर साफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी वस्तु पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो विपरीत आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आकर्षित करती है का मतलब कि ये वाली वस्तु उसके पास भागेगी, तो ये वाली भी क्या करेगी? उसके पास आएगी। क्लियर है ये चीज? तो समान आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और विपरीत आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेगी? आकर्षित करती हैं। यहां तक कि मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। अब बात आती है आवेश। आवेश को हम प्रदर्शित करेंगे Q से। किसे प्रदर्शित करेंगे? Q से। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का क्या मात्रक? आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलॉम। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। और आवेश का विमा जो होती है वो क्या होगी? देखो आप, विमा, आवेश की जो विमा होती है हमने पढ़ा है I = Q/T। आवेश में प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो I = Q क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा? IT। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन रहा है यहाँ पर आवेश का। कौन सा फॉर्मूला है? दूसरा जो मात्रक है इसका वो बनेगा क्या? I का मतलब एम्पियर इंटू T का मतलब क्या? सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन बीमा की बात करें
तो v क्या होगी m0 क्योंकि मास नहीं है, l0 क्योंकि लेंथ भी नहीं है, t1 क्योंकि टाइम एक बार है, और i का मतलब एम्पियर, a1। तो यहाँ पर इसकी v क्या हो जाएगी a1 t1 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़? तो ये तो बात हो गई किसकी, आवेश की बात हो गई। अब अगली थ्योरी जो हमारे पास आती है कि आवेश में हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, घर्षण करवाया, तो आप कह रहे हो कि एक वस्तु पर धनावेश आएगा, दूसरी वस्तु पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा, तभी तो उनमें आकर्षण का गुण होगा, और आकर्षण का गुण होगा तभी तो आवेश उत्पन्न होंगे। बात आ रही समझ में? तो हमें कैसे पता लगेगा कि अगर हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा है तो एक पर धनावेश आता है और दूसरी पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है A और ये कोई वस्तु है कौन सी, B है। ठीक है, अभी दोनों वस्तुएं हैं, हमने इनके बीच में कोई घर्षण नहीं करवाया, तो ये बात चल रही है क्या, घर्षण से पूर्व की बात चल रही है। घर्षण से पूर्व मैंने माना कि वस्तु A का द्रव्यमान कितना है, ma है, और घर्षण वस्तु B का द्रव्यमान कितना है, mb है। ठीक है, घर्षण हमने इन दोनों के बीच में करवा दिया। घर्षण का मतलब ये A और ये कौन, B, ये मैंने दोनों के बीच में घर्षण करवा दिया। ठीक है, तो जब घर्षण होगा तो घर्षण के बाद में क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर कि घर्षण के पश्चात क्या होता है कि A वस्तु ऐसे की ऐसे है, B वस्तु ऐसे की ऐसे है। लेकिन जब दोनों वस्तुओं में घर्षण होता है तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की ओर गमन करते हैं। मैंने मान लिया कि वस्तु B से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है कहाँ पर, वस्तु A की तरफ। तो घर्षण से पहले B का द्रव्यमान कितना था, mb। बात आ रही समझ में? अब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। कमी आएगी तो इसके द्रव्यमान में एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की क्या आ गई, कमी आ गई। और वस्तु A ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, तो इसका द्रव्यमान जो पहले ma था वो अब बढ़कर कितना हो गया, ma प्लस me हो गया। तो हमने एक चीज देखी कि घर्षण के पश्चात किसी एक वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले ma था और अब ma प्लस समथिंग हो गया, और किसी दूसरी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि उसके द्रव्यमान में कमी आ गई। तो वह वस्तु जिसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है या फिर जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, उस वस्तु पर हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और वह वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, जिसके द्रव्यमान में कमी आई है, उस वस्तु पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात आ रही है आपको समझ में? वापस से आप देख लो एक बार कि घर्षण के कारण क्या होता है, किसी एक वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है। ठीक है, और ये कमी क्यों आई, क्योंकि उस वस्तु ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। क्या किया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और जिस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है, जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, वो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। दूसरी वस्तु जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो इसका मतलब दूसरी वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो गई बच्चों, अरे दूसरी वस्तु के द्रव्यमान में तो वृद्धि होती है। होती है नहीं होती है, देख लो आप, इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसके द्रव्यमान में क्या हो गई, प्लस हो रहा है, यानी कि इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। और वृद्धि कौन से में होती है, जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है बच्चों, ग्रहण किया है। तो वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है या फिर जिसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, उस वस्तु पर कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश आता है, और वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। बिल्कुल क्लियर है ये चीज आप लोगों को? ठीक है, क्योंकि जब दो वस्तुओं को आप आपस में घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है, दूसरी वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। द्रव्यमान में कमी इसलिए आती है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, इस वस्तु को त्याग किया है।
ठीक है। जिसके द्रव्यमान में कमी आएगी, जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है वो धनावेशित, जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, जिसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, वो वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता लग जाएगा कि घर्षण के कारण कौन सी वस्तु धनावेशित हो रही है और कौन सी वस्तु ऋणावेशित हो रही है। अब देखो इसके बाद में आप नेक्स्ट एक कुछ डेटा है, वो डेटा आप लोगों को याद करना है। अभी अभी हमने कहा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास धनावेश और एक होता है हमारे पास में कौन सा, ऋणावेश। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और अगर वस्तु पर कोई भी चार्ज नहीं है तो वस्तु कैसी है, उदासीन है। उदासीन का मतलब वो वस्तु न्यूट्रल है। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर आवेश की मान कितना होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, धनावेश जो है उसको हम नाम देते हैं क्या बच्चों, प्रोटॉन, और जो ऋणावेश है इसको हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धनावेश मतलब Q चार्ज, तो यहाँ पर धनावेश प्रोटॉन के लिए Q की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, प्लस के, क्योंकि धनावेश इसलिए प्लस के 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ऋणावेश है तो ऋणावेश के लिए Q का जो मान होगा यानी उसके आवेश का जो मान होता है वो होता है माइनस के 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। और अगर वस्तु कैसी है, उदासीन है, उदासीन वस्तु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। अब बात आती है किसकी, द्रव्यमान की। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, MP, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 1.6 × 10⁻27 kg, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द 9.1 × 10⁻31 kg होता है। बात करें उदासीन, उदासीन का मतलब कौन है, अरे उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह भी लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान, कितना था प्रोटॉन का द्रव्यमान, 1.6 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। तो ये टेबल, ये बड़े काम की वैल्यू है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल में बड़े काम की चीज है भैया ये। और ये अगर नहीं हुई आगे का मामला डब्बा गोल है। बात आ रही है आपको समझ में। तो इसके बाद में अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या बढ़ते हैं भाई, अब कुछ छोटे मोटे नियम हैं, तो उन नियमों के बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं कि आवेश तो सर हमको समझ में आ गया कि दो वस्तुओं को जब घर्षण कराते हैं तो उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। आवेश होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और दूसरा कौन सा, ऋणावेश। लेकिन ये आवेश भला क्या है, इसको कैसे प्रदर्शित करें, ये तो आपने समझा तो दिया, इनको कहें क्या, इनकी टेक्निकल टर्म क्या है, टेक्निकल परिभाषा क्या है इसकी। ठीक है, तो देखो कि आवेश जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, शाश्वत सत्य है भैया कि इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, आवेश पूर्ण गुणज। ये क्या बोला है, देखो आप ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ये तो आप जानते हैं E, और पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज का मतलब N, ये क्या होते हैं, आवेश होते हैं, यानी कि ये Q होते हैं। और n का जो मान है, n इज एन इंटीजर, पूर्णांक संख्या है। n क्या है यहाँ पर, एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बोले तो n का मान प्लस का या माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस का 2 भी हो सकता है, एंड सॉन कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक संख्या है, पूर्ण गुणज है। लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर ये समझना है कि कभी भी आवेश का मान दशमलव के रूप में नहीं हो सकता, कभी भी आवेश का मान भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, 2/3 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। आवेश जब भी मिलेगा या तो प्लस माइनस करके 6 इलेक्ट्रॉन, पूर्ण संख्या मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 99 1000 ऐसे मिलेगी, दशमलव और भिन्नों के रूप में कदापि नहीं मिलेगी। तो ये बिल्कुल क्लियर आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। बात आ गई आपको समझ में। अब इसके बाद में एक छोटा सा नियम और है इसके अंदर, वो नियम क्या है, वो है भैया आवेश संरक्षण का नियम। किसका नियम, आवेश
संरक्षण का नियम कोई भी कठिन नहीं है, बचपन में बहुत पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अरे 9th-10th क्लास में साहब हमने तो ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, और उसमें आपने क्या पढ़ा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा को ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से ऊर्जा को दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा की जगह आपको केवल कौन सा शब्द काम में लेना है? आवेश शब्द काम में लेना है। क्या कहता है आवेश संरक्षण का नियम? कि आवेश जो होते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही